गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीयूईटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का जो नाम है आज जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंटीग्रल। इंटीग्रल पर बेस्ड हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? हम वे वाले क्वेश्चंस करेंगे जो सीयूईटी में 2024 में आए थे। ठीक है, सीयूईटी में 2024 में क्वेश्चंस आए थे, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपकी हेल्प के लिए ये अपना फोन नंबर भी लिख दिया है। आप किसी भी तरीके की कोई हेल्प, कोई डाउट या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो इस फोन नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो सीयूईटी में 2024 में जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और सीयूईटी पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे इंटीग्रल टॉपिक पर बेस्ड, वे भी हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई मैं ये अज्यूम करता हूँ कि जो बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रल के, जैसे एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, या फिर वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग एक्स। इस तरीके के जो बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं वो आप सभी लोगों को आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो वो आप याद कर लीजिए। इसके अलावा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, कहीं कहीं पे कुछ स्पेशल फॉर्मूले यूज होते हैं इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो वो मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको बताता रहूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन डॉक्टर मैं मेरा नाम डॉक्टर विशाल गुप्ता। आई एम द असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। पहला क्वेश्चन जो सीयूईटी में 2024 में आया था वो क्या था कि हमें निकालनी थी वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। ठीक है। तो आप जैसे ही आपको वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल निकालनी है, तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है। मॉड ऑफ एक्स कई बार आप सिंपल लिख देते हो लॉग एक्स, और कहीं एक्चुअल फार्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स, ये होता है एक्चुअल फार्मूला। बट आप लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस में इस मोड को छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं मोड। मोड मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा मोड क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर लॉग लगा हुआ है। लॉग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन लिखा है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल होगा लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है। इन दो फॉर्मूलों का हम यूज करने वाले। तो चलिए देखते हैं इसका इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट होता है। इंटीग्रल पाई अपॉन एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन। ठीक है। तो हमारे पास आई क्या दिया है? आई दिया है इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई अपॉन एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ जब भी आपको x की पावर n दिखाई दे जाए तो उसे आप ब्रेक कर लो इस तरीके से। वन अपॉन हम क्या करेंगे, x कॉमन ले देंगे। यहाँ क्या आ गया, x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। ऐसा हो गया। अभी हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। लेट करने के लिए क्लियरली आपको पता चल रहा है कि हम यहाँ क्या लेट करेंगे, एक्स टू द पावर एन लेट करेंगे। एक्स टू द पावर अगर हम एन लेट करते हैं, अगर हम यहाँ लेट करते हैं, सपोज कीजिए हमने लेट किया एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, dx की जगह हम क्या रख सकते हैं? हम dx की जगह रख सकते हैं अब यहां पर इस तरीके से हमारे पास आ गया, तो हमें या ये समझिए ये भी चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास ये इंटीग्रल है। ठीक है। ये इंटीग्रल है तो हमने क्या करना है, अब एक्स टू द पावर एन की जगह तो हम टी रख देंगे। ये तो क्लियर है आपको। लेकिन अभी ये भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक्स की जगह क्या रखोगे? एक्स की जगह अगर आप रखते हो, यहां से एक्स की जगह रखते हो टी टू द पावर वन बाई एन, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब हम क्या करें, हम ऊपर और नीचे
दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो वह यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर सकते हैं किसी को भी वन से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स टू द पावर n माइनस वन dx। अब ये x टू द पावर n माइनस वन की अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस वन, ये आ जाता है। ठीक है। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ कि जब हमने ये लेट माना था तो जो हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो गई, वो यहाँ पर आ गई, इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं। तो अब वैल्यूज रख दो, तो क्या आएगा, x टू द पावर n की जगह तो आ जाएगा t, तो यहाँ आ गया t, और यहाँ क्या आ गया, t माइनस वन आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वन बाई एन डी टी। वन बाई एन कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ गया, वन बाई एन इंटीग्रल वन अपॉन टी इंटू टी माइनस वन। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो भी आपको पता है। उसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है, उसको इंटीग्रेट करने का तरीका होता है आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दो। दो तरीके हैं, या तो आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, ठीक है, और दूसरा तरीका है इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं वो ज्यादा बेटर है, वन अपॉन एन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करना आप लोग जानते हो, है ना। क्या, एक तो वही तरीका है जो पार्शियल फ्रैक्शन आप करते हो, याद है कैसा बेसिक तरीका आप लोगों को। मान लो आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, आपको करने हैं वन अपॉन टी इंटू टी माइनस वन के पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो आप क्या करते हो, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन। ठीक, फिर क्या करते हो, फिर इनका एलसीएम ले देते हो, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाता है, वन इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस वन प्लस बी इंटू टी, ये आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से आप देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, टी, तो इसे जीरो रख दो, तो एक बार हम क्या रखेंगे, टी इक्वल टू जीरो। ठीक, एक बार इसे जीरो रख दो, इसे जीरो रख के क्या आएगा, टी इक्वल टू वन। ये मेथड है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का आपको पता ही होगा। जैसे ही मैं टी इक्वल टू जीरो रखता हूँ, किस में रखता हूँ, इक्वेशन नंबर वन में रखता हूँ, तो ये क्या आ जाता है, वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन प्लस जीरो। तो यहां से हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई माइनस वन। अब जैसे ही मैं t इक्वल टू वन रखता हूं तो ये क्या आ जाता है, इक्वेशन नंबर वन में वन इज इक्वल टू जीरो प्लस बी। तो यहां से हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू वन। तो ये वैल्यूज a और b की जो है, मैं अगर यहाँ पर रख देता हूँ इस जगह पर, तो ये क्या बन जाता है, वन अपॉन टी इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू रखी माइनस वन अपॉन टी, फिर बी की वैल्यू रखी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन। ठीक है, तो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। एक तो तरीका ये है, ठीक है, जो आप लोगों ने सीखा। एक मैं शॉर्टकट आपको सिखाता हूँ, शॉर्टकट आप कोशिश कीजिएगा कि सीख जाए, नहीं सीखते हैं तो इस वाले तरीके को भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे कर लो, टी टी माइनस वन, ठीक है, जो दोनों फैक्टर हैं आपके सिंगल डिग्री के उनको ऐसे ब्रेक कर लो। तो क्या है तरीका, इसको जीरो रखो, इस यहाँ डिनोमिनेटर में जो भी है डिनोमिनेटर को जीरो रखो, उससे टी की वैल्यू निकालो, या निकाली तो यहाँ क्या आ गया, जीरो। जीरो यहाँ पर रखेंगे टी की जगह, तो जीरो माइनस वन आ गया माइनस वन, वो रख दो यहाँ पर इसके नीचे। समझ में आया। फिर से अब इसके लिए करके देखते हैं, डिनोमिनेटर को जीरो रखो, डिनोमिनेटर को जीरो रखा तो क्या आया, टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। टी की वैल्यू क्या आई, वन। वन कहाँ रखना है, इसमें रखना है, इधर डिनोमिनेटर में रखा, तो क्या आया, टी की जगह वन रखे वन, वो क्या हो जाएगा, इसका यहां पर कोफिशिएंट। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, तो ये आपका आ गया ये dx। तो इस तरह कर लो आप पार्शियल फ्रैक्शन, चाहे इस तरीके से कर लो।
ठीक है, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रल करना है। -1/t का इंटीग्रल क्या होता है, -log t। और 1/t-1 का क्या होता है, +log t-1। तो बेसिकली कि ये क्या हो गया, 1/n log t-1/t। फॉर्मूला याद होगा आपको, फॉर्मूला क्या है, log a/b इज इक्वल टू log a-log b। हमने किस फॉर्मूले का यूज किया यहाँ पर, हमने फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, log a/b इज इक्वल टू log a-log b। ठीक है, इस फॉर्मूले का यहाँ पर हमने यूज किया है। तो ये हो गया 1/n, टी की वैल्यू रिटर्न कर दो। टी की वैल्यू क्या थी हमारी, जो हमने मानी थी, ये रही x⁴n। तो x⁴n हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। तो ये आ जाएगा log x⁴n-1/x⁴n। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अरे हाँ, हम इनने इंटीग्रल किया था ना, तो इंटीग्रल करते वक्त कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो ऐड होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 1/n log 1/n। ओ ओ, एक चीज और, हमारा पाई भी तो था, हमने पाई को यहाँ प्लेस कर दिया। ये देखो, ये पाई है हमारा, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये पाई कहाँ आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में, बाहर। ये पाई आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर भी पाई आएगा। ये 1 आपका पाई में बदल जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट भी तो है हमारा पाई, वो तो हमारा रह ही गया। तो ये आ गया π/n log x⁴n-1। π/n यानी कि π/n इसमें है और इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं। log x⁴n-1/a, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। तो हम क्या, किस पे टिक करेंगे, ऑप्शन ए पे। तो सो ए इज करेक्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ, देखिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक तरीके से के सामने ये रहा। ठीक है, ये आपने पूरा सॉल्यूशन किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ये भी दूसरा क्वेश्चन हमारा सीयूईटी में 2024 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 a-b x² अपॉन a+b का होल स्क्वायर, a+b x² का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, इसमें दो स्पेशल फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज होने वाला है। क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, इसका यूज होने वाला है। एंड 2 tan² अल्फा इज इक्वल टू sin² 2 अल्फा अपॉन 1 + अल्फा², इसका यूज यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आई इज इक्वल टू, ये गिवन इंटीग्रल है 0 to 1। वो क्या है, a-b x² अपॉन a+b x² का होल स्क्वायर dx। ये आपके पास हमने मान लिया। अब हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा, जब भी डिनोमिनेटर में समथिंग प्लस x² आ जाता है, तो हम इसे क्या बनाने की कोशिश करते हैं, हम इसको 10 बनाने की कोशिश करते हैं, 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो वही चीज आप यहाँ पर भी करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0 to 1 a-b x²। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, ये क्या होगा, √a का स्क्वायर प्लस √b
एक्स का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये तो आपको पता ही है, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम मानते हैं लेट रूट बी एक्स इज इक्वल टू रूट ए टेन थीटा। क्यों? क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, तो रूट बी डी एक्स इज इक्वल टू रूट ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये वैल्यूज हम इसमें इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए माइनस बी एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी टेन स्क्वायर थीटा। ठीक। तो यहाँ रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए टेन थीटा का स्क्वायर, और पूरे का फिर स्क्वायर डी एक्स। डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी। कहाँ से आया डी एक्स की वैल्यू यहां से आएगी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल, ऊपर तो b से b कट गया, इस b से b कट गया, तो a माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास आ गया a प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो रूट ऑफ ए बी, सेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो टी थीटा। याद रखना, अभी हमने यहाँ पर वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दी, लेकिन इसकी लिमिट्स अभी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं करी है। ठीक है, हमें अभी इसकी लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूट करनी है, वो हम लिमिट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो गया, ऊपर से ए कॉमन ले लिया, ऊपर से हमने क्या कॉमन लिया ए, तो ये क्या बचा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी ए कॉमन लिया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से ए अपॉन बी, और यहाँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस ए से ये ए कट गया और इस स्क्वायर से आपका वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कट गया, तो क्या बचा इंटीग्रल वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कांस्टेंट ए अपॉन बी बाहर आ गया, और यहाँ क्या रह गया ये डी थीटा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, कहाँ पर, ये रहा, इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कॉस टू थीटा। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू रूट ऑफ ए अपॉन बी इंटीग्रल कॉस टू थीटा डी थीटा। ठीक है, लिमिट अभी वही चल रही है हमारी जीरो टू वन, वो किसकी लिमिट है, वो आपकी एक्स की लिमिट है। ठीक है, अभी हमने कोई इसमें चेंजेस नहीं करे। तो यहाँ आ गया ए अपॉन बी, कॉस टू थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन टू थीटा अपॉन टू, ये आपको पता ही है। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास आ जाता है, क्या है फॉर्मूला, अगर आपको नहीं पता है, इंटीग्रल ऑफ कॉस ए थीटा डी थीटा, ए मतलब क्या होता है, एनी कांस्टेंट, तो वो होता है साइन ए थीटा अपॉन ए। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये क्या हो गया वन अपॉन ए अपॉन बी वन बाई टू साइन टू थीटा। अब साइन टू थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर फॉर्मूला ये रहा, साइन टू थीटा की जगह आप लिख सकते हो, अभी टू, पहले यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास साइन टू थीटा, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। हमने यहाँ क्या रखा था ऊपर देखो,
ऊपर हमने माना था ये रहा, ए ये माना हुआ था, 2 थीटा की जगह। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई, अगर हम इससे निकालेंगे, √b x/√a, टेन इनवर्स। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 √a/b sin 2। अब थीटा की जगह क्या आएगा, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स √bx/√a, √bx/√a, ये हमारे पास आ गया। ये क्या है, 2 tan−1 √bx/√a, ये एंगल है साइन का। ठीक है, अब एक्स, अब यहाँ में हमें लिमिट भी रखनी थी। ठीक है, लिमिट क्या थी, लिमिट हमारी वही चल रही है x0 to 1, अभी उसमें चेंज नहीं हुआ है, अभी हमने ना लिमिट रखी है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। कौन से वाला, ये। ठीक है, 2 tan−1 अल्फा इज इक्वल टू sin−1 2 अल्फा/1 + अल्फा स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख करके दिखाता हूँ आपको, क्या फार्मूला अब हम लोग यूज करने वाले हैं। 2 tan−1 अल्फा इज इक्वल टू sin−1 2 अल्फा/1 + अल्फा स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब ये अल्फा क्या है, अल्फा आपका ये पूरा का पूरा है, √b x/√a। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, बाकी सब एज इट इज रहेगा, 1/2 √a/b इंटी ब्रैकेट साइन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। ध्यान देना, ये साइन तो एज इट इज है, हम किसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं, ये 2 tan−1 अल्फा, 2 tan−1 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की जगह रख दो, यहाँ पर तो ये आ गया sin−1 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी √b x/√a, ये आ गया 2 अल्फा की जगह। अब 1 + अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, bx² ये आ गया। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 to 1 चल रही है। अब इसको साइन से साइन कट गया आपका, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर फिर फाइनली आपके पास बचेगा 1/2 √a/b। और इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 √b x/√a, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके क्या बनेगा, ये बन जाएगा a/a + b x²। जो कट रहा है वो काट दो, इससे कट जाएगा ये, इससे कट जाएगा ये, 2 से कट जाएगा 2। ठीक, तो ये फाइनली लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x = 0 to 1। ठीक, लिमिट रखनी है हमें a x/a + b x² में, लिमिट रखनी है 0 to 1। तो x की जगह पहले हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, a/a + b, और 0 रखेंगे तो 0। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, a/a + b। देख लो, a/a + b क्या है हमारा, a/a + b हमारा कौन सा ऑप्शन है, a/a + b, 1/a+ हमारा आया, एक सेकेंड, a भी आपका कहीं ना कहीं से यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, जो आपका पोर्शन आ रहा है ना ए, वो भी यहाँ पर कट जाएगा। कैसे कटेगा, लेट्स सी। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैं बताता हूँ। चलिए देखते हैं, हमने एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी क्या, जब आप इसमें से ए कॉमन ले रहे हो तो क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, और इस स्क्वायर की जगह वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा, a²। ठीक है, तो इस a² को हम ऐसे लिख लेते हैं, a × a, एक ए से एक ए कट गया, बाकी यहाँ पर हमारे पास
1/a एज इट इज चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/a भी बचेगा, और यहाँ पर 1/a, हर एक में 1/a आ जाएगा। ठीक है, 1/2a, 2a, 2a, समझ गए ना वहां पर a क्यों आएगा। तो यहाँ पर भी 1/a आएगा, फिर यहाँ 1/a आएगा, उसकी वजह से a से a कट जाएगा, और यहाँ पर आपका ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/1a+b। तो ऑप्शन देखते हैं कौन से वाला सही है, ये डी ऑप्शन है, 1/a+b। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन है डी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो बेसिकली करना क्या है, सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले, और इसकी क्या क्या हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये हमें थोड़ा सा याद, प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस होने लगे धीरे धीरे। अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, लिमिट 0 to π/2 1 - cot x अपॉन cosec x प्लस cos x dx इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसमें या तो आप इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो, या फिर इस विदाउट दिस प्रॉपर्टी भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लो i इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लो, 0 to π/2 1 - cot x अपॉन cosec x प्लस cos x। तो जनरली जब भी क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाए, कोट कोसेक और कोस भी रखे, तो आप क्या करेंगे, अपने इस कोट और कोसेक को साइन कोस में ब्रेक कर लो। ठीक है, जैसे ही हम इसको ब्रेक करते हैं तो देखो कैसे होता है, 0 to π/2, 1 - cot x को क्या लिख सकते हो आप, cos x अपॉन साइन एक्स। ठीक, इसी तरह कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लो, 0 to π/2। ठीक, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, साइन एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो ये क्या आ गया आपका, साइन एक्स, और यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस आपका आ गया साइन एक्स कॉस एक्स dx। इससे ये कट गया, कट गया। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद क्या बचेगा, इंटीग्रल 0 to π/2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इंटीग्रल ऑफ f(x) dx में हम, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू में, अगर उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से हम x को माइनस कर दे। ठीक है, तो यहाँ लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट क्या है, π/2। तो ये अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी का यूज। तो यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, अबाव प्रॉपर्टी। तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में लिखा है a+b - x, और a की वैल्यू क्या है, 0, b की वैल्यू क्या है, π/2 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक, dx। अब ये किसके इक्वल हो गया, 0 to π/2। ठीक है, साइन π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के, माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के। नहीं याद है तो आपको याद रखना पड़ेगा,
वन प्लस, फिर ये आता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये आपके पास आ गया। ये इसको क्या मान लेंगे हम, टू। अब क्या करेंगे हम, वन प्लस टू कर देंगे। वन प्लस टू कर देंगे तो वन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आई, तो आई प्लस आई ये कितना हो गया, टू आई, इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू। राइट हैंड साइड में जो है उनको ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, ये हो गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपोन में वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स एंड डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, आप तो पता ही है आपको, इंटीग्रल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, और इसको आप लिख सकते हो एक साथ, वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो आगे, वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ आ गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको एक साथ लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू। एलसीएम ले दो। एलसीएम लोगे वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर क्या बचेगा, इधर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इधर बचेगा प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, ऊपर देखो नुमरोटर में सब कट रहे हैं, तो जीरो अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी कॉस एक्स डीएक्स। फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई जीरो, यानी टू आई की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो इससे आपके पास क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो आई किसे माना था आपने, अपने इंटीग्रल को माना था, ये रहा। ठीक है, इस इंटीग्रल को माना था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये हुआ है। ठीक है, ये मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने एक ही पेज पे आ जाए। ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने एक ही पेज पे ये रहा। ठीक है, सामने अगर आप क्वेश्चन भी देखना चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर थ्री, ये लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर थ्री एक साथ एक समय में आपके सामने ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर ये जो है ये भी आपका देखिए सीयूईटी में 2024 में आया हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा जिससे आपको क्लैरिटी रहे। अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर में इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन में टू रूट एक्स डी एक्स। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें लगता है कि ये बहुत टफ है, बट एक्चुअल में वो टफ होता ही नहीं है। कैसे, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है उसके लिए। प्रैक्टिस में क्या करेंगे आप, इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे पहले तो। ठीक है, अब आप यहाँ देखो ऊपर भी है नीचे भी है, डिनोमिनेटर में अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी सिंगल टर्म है, ठीक है, प्लस वन प्लस थ्री या माइनस वन माइनस थ्री, माइनस में या प्लस में एडिशन नहीं है, तो क्या करो सबसे पहले उसे डिवाइड कर दो।
ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, e⁻x, इसे लिख सकते हो 2x/2√x -1/2√x। ये आप लिख सकते हो। जैसे ही आप ये लिखते हो तो इसको आप क्या आगे क्या करोगे, e⁻x। ठीक है, 2√x से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास √x -1/2√x। अब या तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो जो यहाँ लिखा है, या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूँ। वो क्या है, इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ गया, e⁻x√x dx माइनस इंटीग्रल e⁻x 1/2√x dx, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, फर्स्ट और ये सेकंड। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको एज इट इज छोड़ना है, इसको नहीं आप टच करेंगे। ठीक है, इसको भी, इसको आप टच नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर भी प्लस। तो हम इसको करते हैं फर्स्ट, याद होगा फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रल e⁻x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा 1/2√x। ठीक है, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड e⁻x तो ये हमने सिर्फ इसका इंटीग्रल किया है, भी इसको दूसरे वाले को नहीं छेड़ा हमने, इसको नहीं छेड़ा है, तो इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे। इसको रखा एज इट इज, तो यह इंटीग्रल e⁻x 1/2√x dx। अब आप देखो, ये और ये दोनों सेम। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, √x e⁻x, इंटीग्रल क्या है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देख लो कौन सा आंसर आपसे मैच करता है, तो क्लियरली आपको पता चल रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका मैच करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो डी पे आप मार्क कर देंगे। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, ये देखिए पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे आपके सामने ये है। तो क्वेश्चंस आसान है, ठीक है, बस घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख करके। और कोई भी अगर आपको परेशानी होती है तो मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो भी सीयूटी में आया हुआ है 2024 में। उसने क्या कहा है, द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन दिस इज, इसका इंटीग्रल नहीं। ठीक है, इसका इंटीग्रल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्या कहता है ये फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ a² माइनस u²। ध्यान देना, यू स्क्वायर है, सिर्फ यू स्क्वायर है, यू के साथ कोई मल्टीप्लीकेशन में नहीं। तो उसका है 1/2a log a - a+u/a - u+c। तो अब हमें करना क्या है, हमें तो उसने कहा है इंटीग्रल निकालो 1/9 - 4x² का। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ तो है यू स्क्वायर और यहाँ पर है 4x²। तो 4x² को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, 4 को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, 2x = u। तो 4x² की जगह क्या हो जाएगा, 4x² dx की जगह हो जाएगा du। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल 1/9 - u²। और यहाँ इसकी जगह हो जाएगा आपके पास, तो सॉरी 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 सॉरी, इसको अगर हम करते हैं यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा 2dx = du। तो ये हो जाएगा 1/2 du। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, 1/2 तो बाहर, यहाँ क्या है इंटीग्रल 1/3 - u²-du। अब इसमें हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला। जैसे ही हम ये लगाते हैं तो ये हो जाता है 1/2 तो बाहर, यहाँ क्या लिखा है 1/2a। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, a की वैल्यू क्या है 3, लॉग ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 + u/3 - u+c। u किसकी जगह रखा है हमने, 2x की जगह।
तो u हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 2x से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/12 log 3 + 2x/3 - 2x + c। ऑप्शन देख लो कौन से वाला सही है। तो 3 आप क्लियरली यहाँ पता चल रहा है, 1/12 log 3 + 2x, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इस पर मार्क करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है। तो जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला अगर ये याद है और ये क्वेश्चन अगर आपने किया है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इजीली कर जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सीयूईटी में आया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया। इंटीग्रल में क्या दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इंटीजर होता है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप 1.3 को कंसीडर करते हैं, तो 1.3 में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या है, 1 है। 0.3 क्या है, वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। तो 1.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट इज 1। तो हम उसे 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ गए ना, क्या मैंने बताया, 1। अब 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लोगे। ठीक है, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 होगा। 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ही यहाँ इसमें क्या लिखा है, अगर आपका x 0 और 1 के बीच में पड़ रहा है, तो उस केस में एक्स स्क्वायर कहाँ पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में पड़ेगा। तो उस केस में एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 0 मैंने बताया ना, सबसे बड़ा इंटीजर जो आपका नंबर है उस नंबर में सबसे बड़ा इंटीजर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 1 और √2 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में हो जाएगी, 1 और 2 के बीच में हो जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर x की वैल्यू √2 और 1.5 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस में हो जाएगी, पूरे का स्क्वायर कर दो, √2 का स्क्वायर हो गया 2, एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25। ठीक है, सबका स्क्वायर कर दिया हमने। तो ऐसा करने पर 2 और 2.5 के बीच में अगर कोई नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2। तो बस इतना आपको नॉलेज चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। ठीक है, आई क्या दिया है उसने, आई हमें दिया है इंटीग्रल 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आप समझ रहे हो। अब आपको यहाँ ऊपर पता चल गया रूल्स में क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंट कहाँ कहाँ है, किस किस इंटरवल में है, 0 1 2। एक 0 से 1, 1 से √2 और √2 से 1.5। तो हम अपने इस इंटीग्रल को ब्रेक कर देंगे 3 में, 0 to 1 प्लस 1 to √2 प्लस √2 से 1.5। और यहाँ क्या आ जाएगा, वही एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये इंटरवल क्यों चूज किए गए, क्योंकि इन्हीं इंटरवल पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो रही है। इस इंटरवल के अलावा किसी और इंटरवल पर एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो समझ गए ना आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1, 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2। इस तरीके से का होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें 0 to 1 क्या है, 0 dx। यहाँ पर 1 से √2 1 dx प्लस √2 से 1.5 2x
सॉरी 2। ठीक है, क्या वैल्यू है? 2 dx। तो ये आपका आ गया, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, प्लस एक्स। एक्स में हो गया 1 से √2, प्लस 2x, इसकी वैल्यू हो गई √2 से 1.5। वैल्यू रख देते हैं तो ये हो गई 0, प्लस √2 - 1, प्लस 2, ये हो गया 2 × 1.5, दैट विल बी 3 - 2 √2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाता है आपका, √2 - 1 प्लस 3 - 2 √2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - √2। अब आप देख लो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन ए आपके पास, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ये आपके पास आ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैं आता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब की बार क्या है, इस क्वेश्चन में उसने पूछा है, इस इंटीग्रल की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रल की वैल्यू निकालना, सबसे पहले लिख लेते हैं I = -1 to 1 tan−1 x dx। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी क्या है, -1 to 1 में जब भी आपके पास ऐसी आती है -1 to 1, तो आप उसे ब्रेक कर सकते हो 2 × दिस, और लिमिट चेंज हो जाती है 0 to 1। तो ये लिमिट हमारी हो जाएगी 2 × 0 to 1 tan−1 x dx। इसमें फर्स्ट, इसमें 1 × कर लो, इसको क्या मानोगे फर्स्ट और इसको क्या मानोगे सेकंड। फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला हमारा, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब tan−1 x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। तो 1 का इंटीग्रल जो क्या है x, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1/1 प्लस x² इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यानी कि x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट 0 to 1, फिर इक्वल टू 2। ये क्या हो गया, x tan−1 x माइनस। अब देखो, एक फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे तो बहुत सारी कैलकुलेशंस ना आपकी कम हो जाएगी। क्या है, इंटीग्रल 1/f(x)(f(x)dx। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है log f(x). ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है कि इंटीग्रल करते वक्त अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो आप उसे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हो। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। इंटीग्रल करते वक्त अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो उसे आप लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हो। ठीक है, वही हमने किया है। अब यहाँ देखो, इसका क्या है 1 + x², इसका डिफरेंशिएशन कितना है 2x। 2x ऊपर है या नहीं है, है। x तो है ही, 2 नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई हो डिवाइड कर दो। तो यह क्या लिख सकते हो, 1/2 log 1 + x²। बस इतना सारा। ठीक है, लिमिट 0 to 1। क्या हुआ, 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x, जो कि ऊपर मौजूद है, 2 नहीं है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसके बाद इसमें लिमिट रख दो, 2। 1 रखेंगे तो 1x की जगह हमने 1 रखा, तो यह 1 × tan−1, tan−1 की वैल्यू π/4, माइनस 1 रखा तो 1/2 log 2, माइनस ये 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया। तो बेसिकली क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, π/2 -log 2। तो सिंपल था। ठीक है, ये लो π/2 -log 2। तो इस π/2 -log 2 कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन हो गया, यानी कि ऑप्शन ए। तो ए आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है,
अगर आप सोच रहे हो कि ये सीयूईटी में आया है और ये 1 × 10 इनवर्स एक्स करके, ये तो हम भी कर लेते, तो इसमें एक सीयूईटी में आने में इसमें स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी है कि ये प्रॉपर्टी, अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हो सपोज, ठीक है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर फिर भी आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों हो जाओगे कंफ्यूज? क्योंकि अगर इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हो तो आप लिमिट रखोगे -1। अब -1 रखोगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर आपके पास आएगा log 0। ठीक है, अब log 0 की वैल्यू तो इन्फिनेटिव होती है। अब आप क्या करेंगे? ये तो फिर इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव है और इसमें वैसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, वहां पे आप अटक जाओ। करके देखना, आप ये अटक जाओ। तो इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप इसको इस तरीके के प्रॉपर्टी का यूज करके इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, यहाँ पर किसमें, इसमें ब्रेक कर दो। अगर ब्रेक नहीं करते हो तो आगे चल के क्या बन जाता है, log 0 बन जाता है। हालांकि वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज होंगे, इसलिए ये इस तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सीयूईटी में, सोचिए सीयूईटी में 2024 में 9 क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन को समझिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इफ दिस पॉइंट 0 and π/2 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑफ द इंटीग्रल इज। ठीक है, उसने क्या पूछा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसने क्या दिया है, पहले एफ एक्स दिया है हमें। एफ एक्स देने के बाद जो एफ एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास y इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई करता है, ये हम उसमें रखेंगे, जो हमारा y इक्वल टू एफ एक्स वाली इक्वेशन है। और फिर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो i इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं एफ एक्स। एफ एक्स is equal to integral e to the power x root of 4 minus e to the power 2x dx। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे e टू द पावर x इज इक्वल टू टी, और e टू द पावर x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रल। यहाँ तो ऊपर dt आ गया, यहाँ पर आ गया √4 - t² डी, हाँ t²। ठीक है, अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। जैसे ही हम ये फार्मूला लगाते हैं तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स t/2 प्लस सी, यानी ये हो गया साइन इनवर्स टी की वैल्यू को रिटर्न कर दो, e⁻x/2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, ये किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो गिवन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स e⁻x/2 प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। उसने क्या कहा है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, 0 और π/2। तो 0 और π/2 इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब आप x की जगह 0 और y की जगह π/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हो। तो जैसे हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 प्लस सी। ठीक है, e⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। e⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 और 2 नीचे है। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6, π/2 एज इट इज प्लस सी। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 माइनस π/6। ये आ गया, एलसीएम लिया 6 तो 2 π/6, यानी कि यहां से c की वैल्यू आ गई, हमारे पास c की वैल्यू आ गई यहाँ पर से π/। तो ऑप्शंस में अगर आप चेक करेंगे तो π/3 हमारे बी ऑप्शन। ठीक है, तो समझिए आप यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से थोड़ा सा घुमा के पूछा था कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमने क्या करा, पहले इसको इंटीग्रेट करा।
ठीक है, पहले हमने इसको इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करके एफ एक्स की वैल्यू निकाली, फिर एफ एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा। ठीक, तो इस तरह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा निकल गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। अब आप देखिए, इसको क्वेश्चन को देखते ही आपको डर लग जाए, अरे ये तो 10 to the power 18x आ गया, अब मैं इसमें क्या करूं, इसको तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है जी, यहाँ पर पाई/6 और यहाँ पर पाई/3। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो समझिए ये एक ऐसे क्वेश्चन जो है ट्रिक से सॉल्व होते हैं। ट्रिक कौन सा लगेगा, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, पाई/6, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, पाई/3। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी यहाँ कितना हो जाएगा, A+B आपके पास हो जाएगा पाई/3 प्लस पाई/6। तो यहाँ से हमने लिया कॉमन 6, और यहाँ पर 3 पाई, तो ये आपके पास हो जाएगा पाई/2। ठीक है, तो A+B की वैल्यू क्या हो गई, पाई/2। तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पाई/6 पाई/3। ये इक्वेशन नंबर 1। इसमें लगाया तो ये हो गया I = 1/1 प्लस 10। एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, पाई/2 माइनस एक्स, 18 एज इट इज, dx। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल पाई/6 टू पाई/3, 1/1 प्लस कोट की पावर 18, यहाँ पर x dx। ठीक है, तो देखो कितने स्टाइलिश से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, और कितना आसान है, जो ये सब टफ लग रहा है। पाई/6 टू पाई/3, और ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/10 to the power 18x dx। इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम लोगे, पाई/6 टू पाई/3, और ये हो जाएगा 10 की पावर 18x/1 प्लस 10 की पावर 18x dx। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हम क्या करेंगे, 1+2 कर देंगे, तो ये हो गया 2i = इंटीग्रल पाई/6 टू पाई/3। जैसे ही आप 1 और 2 को करते हो और एलसीएम लेते हो, 1+10 to the power 18x, तो ऊपर भी आ जाता है 1+10 to the power 18x dx। तो इससे कट गया ये, तो आपका क्वेश्चन बन जाता है पाई/6 टू पाई/3 1 × dx। तो देखो, एक प्रॉपर्टी लगाने से ही आपका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पर x लिमिट हो गई पाई/6 टू पाई/3। तो ये हो गया आपका पाई/3 माइनस पाई/6। इसको आप करेंगे तो पाई/6, ये किसकी वैल्यू है, 2i की। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/12। तो ऑप्शन में देख लो आप कि पाई/12 कहाँ है, आपको ऑप्शन डी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को, इंटीग्रल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका एक यही है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस को, जैसे अब ये 10 की पावर 18 वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप समझ जाओगे तुरंत कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है। तो प्रैक्टिस बेस्ट है मैथ्स के लिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा है। ठीक है, तो आई होप ये जो हमने इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, आपको ये इसमें समझ में आया होगा सब कुछ। फिर भी अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई है, तो आप ये कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके या फिर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके की आपको हेल्प की आवश्यकता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।